अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। PNY ट्रेनिंग के साथ मैं हुस्ना खान आज फिर एक नए टॉपिक और नए गेस्ट को लेकर हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। PNY ट्रेनिंग जो है लाहौर का बेस्ट IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। वी हैव एक्सपर्ट ऑफ 75 प्लस इन डिफरेंट थिंग्स लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, टेक्निकल स्किल, social media, website development, and we have a facility of online classes, so no matter where are you from, you just contact with our team and just register and learn best courses और अपने इस कोरोना के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें। तो और आज का जो हमारा टॉपिक है, अब हमने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो हमारे गेस्ट हैं वो ऑल द वे फ्रॉम सऊदी अरब हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनको वेलकम करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब, क्या हाल है आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच हुस्ना। सो नाइस ऑफ यू। आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, बशीर के बारे में थोड़ा सा बता दूं। बशीर का जो बैकग्राउंड है, बेसिकली ये ERP कंसल्टेंट है सऊदी अरब में, एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से। अगर हम बशीर के करियर की बात करें कि इन्होंने कैसे अपना करियर स्टार्ट किया था और अब ये जिस मुकाम पर है, तो इन्होंने अपना करियर पाकिस्तान लाहौर से इन्होंने सबसे MBA किया। MBA के बाद देन HRM MBA करने के बाद ये उस फील्ड में गए। फिर इन्होंने काफी साल जो है पाकिस्तान के अंदर सर्व किया। फिर वे बैक 2011 और 12 ये मूव कर गए सऊदी अरब। फिर इन्होंने सऊदी अरब में आने से पहले इन्होंने कुछ टेक्निकल स्किल्स किए जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी सऊदी अरब के मार्केट में। तो इन्होंने रेलिवेंट स्किल सेट लेके जब ये सऊदी अरब के अंदर गए और इन्होंने वहां पर अपने करियर को परस्यू किया, तो उसके बाद एक लॉन्ग सक्सेसफुल ही जर्नी है, बिकॉज ये ऊपर जाते गए और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो है आपका टेक्निकल स्किल्स ये जिस फील्ड के ERP के अंदर मौजूद हैं, ये अपनी फील्ड के अभी तक जो है सब मॉड्यूल के सर्टिफाइड है। मतलब आज तक इन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा, और जो भी नई एडवांसमेंट आती है इनकी फील्ड के अंदर, तो ही इज द फर्स्ट वन, ही इज वेरी क्यूरियस कि किधर है, मुझे पढ़ना है। एंड स्टिल ही इज मैरिड मैन, और स्टिल इनके एजुकेशन के साथ और जो रिश्ता है और अभी तक जितने ये इंथुजियास्टिक हैं, तो उस हवाले से भी एक इनकी एक साइड है। और आज के हमारे टॉपिक के हवाले से भी इनकी बहुत रेलिवेंस है, क्योंकि ये ऑलरेडी टेक्निकल स्किल के अंदर मोर देन 15 ईयर से सर्व कर रहे हैं, और ये सऊदी अरब के अंदर इनका बहुत ज्यादा एक्सपोजर है। तो ये हमें बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं कि बहुत से लोग जो कि पाकिस्तान से बाहर नौकरी करने के जाना चाहते हैं लेकिन बहुत कंफ्यूज होते हैं, हमें नहीं पता होता कि किस तरीके से, तो उसके बारे में गाइड करेंगे। तो उससे पहले, लेकिन शुरू करने से पहले मैं बशीर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी, ये तो मैंने उनका इंट्रोडक्शन गाया, वो अपने बारे में बताएं कि कहाँ से कैसे शुरू किया, क्या मुश्किलात थी, कैसे, क्योंकि इन्होंने जब टेक्निकल स्किल जब इन्होंने ERP इंडस्ट्री में आए थे, तो तब इतना ज्यादा पाकिस्तान के अंदर तो बहुत कम स्कोप था। तो कैसे इनको पता चला, इनकी क्या जर्नी है, तो हम इनकी जुबानी जानते हैं। जी बशीर साहब। थैंक यू सो मच हुस्ना। सो नाइस ऑफ यू। हुस्ना, जैसे कि हर किसी ने अपनी स्टोरी बताई होती है, हर किसी को पता है कि हर चीज़ कोई रेडीमेड प्लेट में नहीं मिल जाती, तो उसके लिए स्ट्रगल करनी होती है। हर किसी ने लाइफ में की होगी, कुछ अभी कर रहे हैं, और मैं भी उन्हीं में से हूँ। अभी तक स्ट्रगल खत्म नहीं हुई, लर्निंग की स्ट्रगल कभी खत्म होती नहीं है वैसे। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट, एक्चुअली मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताऊंगा। बेसिकली मैं एक, जैसे हमने अपने PM से भी सुना है, बैकवर्ड इलाके से बिलोंग करता हूँ। मुल्तान से थोड़ा आगे जाएं तो DG खान, जैसे कि आजकल हमारा फेमिलियर, वो हमारे CM साहब भी उधर के हैं, उस्मान बुजदार साहब। तो मैं उस इलाके से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे लोग एजुकेशन के मामले में बहुत, यानी कि थोड़े बैकवर्ड थे, ड्यू टू यूनिवर्सिटीज अवेलेबिलिटी और फैसिलिटीज अवेलेबिलिटी, तो बैकवर्ड थे। लेकिन DG खान शहर इटसेल्फ जो है ना, डिवीजन है, उससे हट के भी 27 किलोमीटर 30 किलोमीटर एक और विलेज है जिसका नाम आड़ा जाफर है। मैंने वहाँ पे यानी कि अपनी एजुकेशन स्टार्ट की, मैट्रिक वगैरह। मेरे बाकी भाई अनफॉर्चुनेटली नहीं पढ़े लिखे, मैं सबसे छोटा हूँ, और मैंने यानी कि ये कोशिश की कि मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद मैंने कोशिश की, और मैट्रिक के बाद 1 साल का फिर मुझे गैप आया। भाइयों ने कहा, क्योंकि वहाँ ट्रेंड ही नहीं था, उन्होंने कहा नहीं भाई अब कोई बात नहीं है, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, मैट्रिक हो गया, आप दुकान पे बैठ जाओ या ऐसा कोई काम कर लो। तो मैंने कहा भाई 6 महीने तो मैं आपके साथ मैंने बैठा देखा, मुझे मजा नहीं आया। मैंने फिर वही वाला तजस्सुस था, मैंने कहा मैंने पढ़ना है आगे, आप मुझे थोड़े से एफर्ट करें। गरीब लोग थे, पैसे नहीं थे उनके पास, तो उन्होंने कहा चलो हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए। तो मैंने कहा इंशाल्लाह वो मेरे पे छोड़ दे, मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से 110%। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे DG खान सिटी में एडमिशन करवाया, जो उस वक्त है। तो मैंने इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस में, इंटरमीडिएट में ICS में एडमिशन किया।
और अल्हम्दुलिल्लाह 2 इयर्स में बगैर किसी यानी कि कंपाउंड वगैरह वो मैंने क्लियर कर लिया। तो उधर से जर्नी जो ही मैंने वो कंप्लीशन की तो मुझे थोड़ा-सा कहीं से आइडिया हुआ कि कोई चीज़ बीबीए नाम की भी होती है, जो बैचलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन या आईटी वगैरह होती है। ऑनेस्टली मुझे कोई पता नहीं था क्योंकि ये खुद से डेस्टिनी बनती गई। तो मैंने कहा भाई वो कहाँ पे होती है, तो नज़दीक डीजी खां में तो कहीं थी नहीं उस वक़्त। ये 2001 और 2002 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मुल्तान तक मैं उसके बाद फिर मुझे पता लगा भाई ये अगर आपने एनवायरनमेंट भी चेंज करनी है, थोड़ी लर्निंग भी लेनी है, क्योंकि अगर सराइकी कल्चर या दूसरे से थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है ना, लाहौर में जाना है, तो आप फिर ये वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट वगैरह, वहाँ पे अप्रोच करें। तो वहाँ मैं पहुँचा, मुझे यूसीपी या पीजीसी उस वक्त था, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, वहाँ पे मुझे पता लगा जी एक बीबीआईटी प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे, और फर्स्ट बैच था उनका 2002 से 4 ईयर का प्रोग्राम था, ऑनर डिग्री थी। वहाँ से मैंने एडमिशन वगैरह स्लिप वगैरह लास्ट मूवमेंट लिए और अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। लेकिन ये श्योरिटी नहीं थी कि घर वापस जा रहा हूँ, घर वाले एडमिशन कराएंगे भी सी या नहीं, क्योंकि पैसों का मुझे नहीं पता था। वो बिल्कुल प्राइवेट था टोटली। जाके वहाँ पे मैंने फिर भाई को और अम्मी को, यानी कि अल्लाह उनको जन्नत दे, मेरी अम्मी अभी नहीं है, तो उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। उन्होंने कहा भाई जो भी है आपने इंटरमीडिएट में रिजल्ट दिया तो आपको हम इधर भी सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने फिर मुझे सपोर्ट किया। तो वहाँ से मैंने 2002 से 2004 के बैच में यानी कि बीबीए जो था अल्हम्दुलिल्लाह पीजीसी से किया। उधर के बाद डेफिनेटली अब घर वालों की उम्मीदें यही थी कि ये बच्चा ऑनर कर गया तो इसे नौकरी वगैरह भी होनी चाहिए। तो मैंने वहाँ पे अपना फर्स्ट करियर एज एचआर एग्जीक्यूटिव लिया। साथ में जो ही मैंने 2006 में कंप्लीट की अपनी बीबीए ऑनर हमीर लतीफ़ हॉस्पिटल है लाहौर में, तो वहाँ पे मैंने एज एचआर एग्जीक्यूटिव वहाँ पे काम किया। तो वहाँ से करियर बिल्ड हुआ। डेफिनेटली एक यानी कि थोड़ी सी अमाउंट थी जो मैं अपने हॉस्टल वगैरह और इस तरह के खर्चे कर सकता था, घर में सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन पैरेलल अगेन वो जो जुनून था लर्निंग वाला, वो मैंने नहीं छोड़ा। मैंने कहा साथ में मैं एमबीए भी करता रहूँगा। और मैंने कोशिश की, मैंने अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उधर के जो थे, मैंने कहा सर मुझे रेगुलर प्रोग्राम में एडमिशन करने थे रादर देन एग्जीक्यूटिव में। तो उन्होंने कहा ठीक है बशीर, मुझे भी इस चीज़ की कदर है कि अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो बिला शक जाए, हम काम को बाद में भी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो मैं फिर जो काम रह जाता था मॉर्निंग का, तो शाम को ओवर टाइम लगा के या एक्स्ट्रा और बैठ के वो वहाँ कंप्लीट कर देता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2009 में मैंने एमबीए भी कर लिया विद एचआर मेजर। और उसके बाद वहाँ से ही यानी कि मुझे एक क्लिक मिला कि यार ये एचआर एग्जीक्यूटिव ठीक है, एक सोफिस्टिकेटेड कॉर्पोरेटेड जॉब है, लेकिन अभी तक वो चार्म नहीं है। क्योंकि मैं जिस इलाके से आया था वहाँ पे ये था कि आपके हमने बच्चे पे इन्वेस्ट किया है तो ये रिटर्न भी आनी चाहिए हमें कुछ। तो मैं अब वहाँ हैंड टू माउथ ही था, अपने ही यानी कि खर्चे उठा रहा था। और उस दौरान में मेरी शादी भी हो चुकी थी। मैं फैमिली को तो ले आया था लेकिन स्टिल घर को मैं सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। तो वहाँ से मुझे अगेन एक यानी कि लिंक मिला कि ईआरपी की एक जॉब है डेस्कॉन इंजीनियरिंग में, तो वहाँ से जंप करना है। तो मैंने वहाँ अप्रोच की, तो वहाँ पे ट्रेनिंग के तौर पे मुझे रख लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी जॉब यानी कि पे में भी इंक्रीमेंटल मिला। लेकिन साथ में वो मुझे जो सीनियर लोग थे उन्होंने कहा भाई टेक्निकल स्किल तब तक नहीं होंगी जब तक आपके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं होगी। आप आ तो गए हो, आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिल रही है लकली, जो कि बहुत कम ही मिलती है, लेकिन आपको सर्टिफिकेशन करनी ही करनी है। तो फिर मैंने वही कोशिश की सर्टिफिकेशन के लिए। आपको पता है जिस फील्ड में मैं हूँ वहाँ एकेडमी करना भी और इस तरह के बहुत एक्सपेंसिव है। तो मैंने अगेन वन ऑफ माय फैमिली फ्रेंड, मैंने उसको रिक्वेस्ट की, उन्होंने यानी कि मुझे थोड़े पैसे दिए जो मैंने एकेडमी के लिए रजिस्टर किया। तो उस वक्त के दौर के मोर देन 50,000 थे जो मैंने किया। और मेरा ये एक ही चांस था, अगर ये ज़ाय हुआ तो फिर दोबारा नहीं होगा वैसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गई। अच्छा, ये सारी चीज़ें बताने का मतलब ये है कि इसमें स्ट्रगल और प्लस ये यानी कि टेक्निकल स्किल जो है इन्वॉल्व कितनी होती है और आपकी एंथुसियाज्म कितनी है कि आप हारे नहीं है जिंदगी से। एग्जैक्टली ये भी मेरी ट्राई थी, यानी कि अपनी तरफ से डेफिनेटली कि कोशिश करता रहूं, कहीं पे रुकना नहीं है। अच्छा, उसके बाद हुआ कि जब ये मैंने सर्टिफिकेशन कर ली और उसी दौरान मैंने एक थोड़ा यानी कि चांस लिया उधर डेस्कॉन में रहते हुए कि मैंने विजिट किया यूएई का। और वहाँ पे जाके मैंने 2 महीने छुट्टी थी मेरी, एनुअल लीव ऑफिशियली छुट्टी थी, वहाँ जाके मैंने स्ट्रगल की कि जॉब ढूंढ के देखता हूँ। वहाँ पर लगा कि जॉब जो है न इस तरह नहीं मिलती, आपको मजीद इनरिच होना पड़ता है और आपको मार्केट में compete करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, आप में जज्बा चाहिए, आप में स्ट्रगल चाहिए, आपको वहाँ जाके पैनिक नहीं होना। तो बहुत सारे वो, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट थी, दुबई की मार्केट थी, वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी नहीं थे, वहाँ तो ऑल ओवर द वर्ल्ड थे और कंपटीशन ज़्यादा था। तो मैंने 2 महीने स्ट्रगल की, लेकिन
वो जिसे कहते हैं अनफॉर्चुनेटली या जो भी हुआ नहीं हुआ मेरे से, और 2 महीने के बाद वीज़ा एक्सपायर हुआ क्योंकि उनके लॉज बहुत टाइट हैं, मुझे रिटर्न टू द बैक पवेलियन आना पड़ा। और जो ही मैं जहाज़ में था और वापस आ रहा था, ऑनेस्टली मैं क्राई कर रहा था कि यार ये क्या हुआ? क्योंकि मैं कहीं से कुछ यानी कि लोन लेके गया था कि वो नहीं हुआ पूरा। अच्छा, मैंने कहा कोई नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि सेम टाइम पे ये स्ट्रगल जारी थी टेक्निकल स्किल की, और अल्लाह का करना, और साथ में ये टेक्निकल स्किल मैंने लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल डाली हुई थी। तो उन लोगों ने क्या किया, विदिन जब मैं यूएई से वापस आया, विदिन 10 डेज़ अप्रोच हुई, इंटरव्यू हुए, और आफ्टर यू कैन से 20 डेज़ मैं दोबारा सऊदी में बैठा था विदाउट सिंगल पेनी ऑफ माय ओन पॉकेट। वाओ। तो ये मेरे लिए जैकपॉट लगा। वहाँ मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस हुआ, कैसे फ्लाई करते हैं, कैसे लोगों से इंटरैक्ट करते हैं। तो अगेन यहाँ जो भी मेरे लिसनर हैं, उनको बताने का मतलब ये है कि आपने डिमोटिवेट कभी नहीं होना। ये आते रहते हैं अप्स डाउन, और वहाँ मैं यही समझा था कि एंड ऑफ लाइफ हो गया। नहीं, वो एंड ऑफ लाइफ नहीं था, शायद अल्लाह की तरफ से यही था कि यहाँ पे तेरी ट्रेनिंग है, आगे जाके मैंने इसका रिजल्ट देना है। तो वहाँ से जब केएसए में विदिन 20 डेज़ में 2013 में बैठा था, तो मैं सोच रहा था कि ये हुआ कैसे है? वीज़े भी खुद प्रोसेस हो गए, सारा कुछ हो गया, और मेरे जेब से एक पैनी भी नहीं लगी और मैं इधर बैठा था। तो यहाँ जब आया हूँ तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट थी। यहाँ पे डेफिनिटली अगेन मैं थोड़ा-सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी सारे लोगों के साथ होता है जब वो आ जाते हैं, जैसे कि हमने देखा है, तो वो होम सिकनेस का शिकार हो जाते हैं, घर से कभी निकले नहीं होते, बाहर बैठे होते हैं, फैमिली नहीं होती, जो ही तो वो परेशान हो जाते हैं। हालाँकि जॉब आपको समझ भी आ रही होती है, लेकिन आपको ऐसे लगता है नहीं ये मेरे टेक्निकल स्किल के मुताबिक नहीं है। तो वहाँ पे भी मैं आप लोगों को यही मशवरा दूँगा कि आप लोगों ने पैनिक नहीं होना, और अब आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना। आपने अपने आप को थोड़ा-सा कंट्रोल करना है। कुछ लोग होते हैं कि घर के आदी होते हैं, कभी छोड़ा नहीं होता घर को, जब बाहर आते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं कि अब तो कम्युनिकेशन ही नहीं रही, घर वालों के साथ जो गप-शप होती थी वो भी नहीं है, तो अब ये नहीं चलेगा। इसका मतलब उसका डिसीजन बना लेते हैं कि आई एम इन अ रॉन्ग जॉब, हालाँकि वो होता नहीं है। तो उसका रीज़न यानी कि कुछ और भी होता है, और ऊपर से कल्चर चेंज भी होता है, नो डाउट इसमें, क्योंकि वो अरेबिक स्पीकिंग लोग होते हैं, आपको इजिप्शियन लोग मिलते हैं, आपको सऊदी लोग मिलते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, थोड़ा-सा वक़्त देना अपने आप को। तो विदिन 3 मंथ, 2 मंथ इंशाल्लाह आप स्टेबल हो जाते हैं। अगर आप यानी कि टुवर्ड द मोटिवेशन है, तो इंशाल्लाह आप स्टेबल हो जाते हैं, और आप अपनी जॉब को भी समझने लग जाते हैं। तो मेरे साथ भी हुआ, मैंने वहाँ पे यानी कि इनिशियली हुआ, और यहाँ पे जब मैं आया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस कंपनी में था, मल्टीनेशनल कंपनी थी, उन्होंने मुझे फुल फ्लेज कंसल्टेंट बना के लोगों के सामने बिठा दिया, तो मेरी क्लाइंट इंटरैक्शन और सारा कुछ स्टार्ट हो गया। तो उसमें भी यानी कि कहने का मतलब ये है कि इंडिविजुअल आपको एक्सपीरियंस खुद ब खुद मिलने लगा। लेकिन साथ-साथ क्योंकि जिस टेक्निकल फील्ड या आईटी की हम बात कर रहे हैं, ये डे बाय डे चेंज हो रही है। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि भाई यही एंड है। इसको आपने इम्प्रूव रखना है हर सूरत में। जैसे कि आपने मेरे इंट्रो में भी बताया कि आज तक भी मैं यानी कि अपने आप को एनरिच करने के लिए और मार्केट में रहने के लिए मुझे कोई ना कोई सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है। ख़्वाह वो मेरी ओन पॉकेट से ही क्यों ना हो, मुझे करनी होती है। क्योंकि मैंने जी। अगर मार्केट में कम्पीट करना है तो इस जज़्बे को मैंने कभी छोड़ा नहीं है। और अभी तक यानी कि फैमिली है, बच्चे भी हैं, उसके बावजूद भी मैं टाइम निकाल के लर्निंग करता हूँ और उसकी सर्टिफिकेशन अटेम्प्ट करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से डेफ़िनिटली वैल्यू ऐड होती है, और मुझे प्रमोशन भी मिलती है, मुझे आगे स्किल सेट भी इम्प्रूव होते हैं, और मार्केट में मुझे अपनी अपॉर्च्युनिटी और ज़्यादा मिलती हैं। तो ये एक लमसम मेरी स्टोरी थी। मैं 2013 से लेकर 2019 जो आज सॉरी 20 है, जी, तब तक मैं यहाँ हूँ। तो फर्दर आप कंटिन्यू रखें, फिर इंशाल्लाह इसको आगे भी डिस्कस करते रहते हैं। ज़रूर। नहीं, थैंक यू आपकी सो मच। स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल थी, क्योंकि ऐसे ये आपको लग रहा है आपकी स्टोरी है, पर पता नहीं ये कितने लोगों को रिलेट कर रही होगी, क्योंकि हमारा साउथ पंजाब है, वहाँ पर भी, क्योंकि नो डाउट पाकिस्तान के अंदर हम पाकिस्तानियों में पोटेंशियल की कमी नहीं है। हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं है। इतने कम रिसोर्सेज़ में रह के भी लोग बहुत-बहुत कोशिश कर रहे थे। आप जैसे लोग आकर इस चीज के ऊपर एक स्टैंप लगाते हैं कि अगर आपके पास मेहनत है और अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो हर चीज हो सकती है। तो एग्री, आगे हम अपने एग्री। टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हमारा आज का टॉपिक है कि इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल स्किल्स इन केएससी जॉब मार्केट। तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आप सऊदी अरब में काम करते हैं और यहाँ पर आपने कहा कि जैसे आप भी एक टेक्निकल कंसल्टेंट ही हैं, तो अगर जैसे कि यहाँ पर बहुत से पाकिस्तान के अंदर लोग हैं, वो हर कोई ख्वाहिश रखता है कि मैं बाहर जाकर जॉब करूं, और हर किसी के अपने एम्स होते हैं लाइफ में। तो राइट। किस तरह के स्किल्स और किस तरह के स्किल सेट की जरूरत है वहां पर,
ताकि जो इस वक्त हमारी ऑडियंस सुन रही है, जैसे कि हम एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो उनको पता चल सके, उन्हें एक बिल्कुल रियल टाइम पता चल सके, क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं, कुछ लोग कह देते हैं ये है, कुछ लोग जो है वो जाते हैं सऊदी अरब लेकिन नौकरी नहीं मिलती और बहुत सी स्पेकुलेशंस भी आती हैं। तो आप इसकी जुबानी सुनना चाहेंगे क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से, तो किस तरह की स्किल सेट, कहाँ किस तरह के टेक्निकल लोगों की जरूरत है, क्या क्या कुछ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, टेक्निकल स्किल्स के अलावा सॉफ्ट स्किल्स कैसे होनी चाहिए, तो इन सब के बारे में आप हमें वन बाय वन बताते जाए। ओके, थैंक यू हुस्ना। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन रेज किया, क्योंकि ये हमारी यूथ को और हमारे जो लोग यानी कि इस चीज़ में रखते हैं शौक इधर आने का, या कुछ उनके इंटरेस्ट होते हैं, तो उनको सही तरह से गाइडेंस नहीं मिलती, या रियल टाइम प्रैक्टिकली यानी कि एक्सपीरियंस कोई शेयर नहीं करता, तो उसके लिए यानी कि थोड़ा सा एम्बिग्यूटी होती है ट्रेस करने के लिए मार्केट में कौन सी जॉब और कौन सा स्किल सेट है। अच्छा, इसको हुस्ना हम थोड़ा सा कैटेगराइज करेंगे। मेरा ये है कि यानी कि जो स्किल सेट है ना, टेक्निकली कुछ होती हैं यानी कि इनिशियल लेवल की, और कुछ है यानी कि जिसे एडवांस लेवल कहते हैं। जी जी। अच्छा, इनिशियल लेवल में जैसे कि आजकल हम पेंडेमिक में हैं, ये हमारे लिए अगर इसको हम सोचें, जैसे कि हमारे पीएम भी कहते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हर कोई कहता है कि इसको इस तरह भी ट्रांसफॉर्म कह सकते हैं कि घर में बैठे हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने सेम टाइम में हमें एक और लर्निंग का मौका भी दे दिया है कि घर में बैठ के आपने किस तरह नई चीज़ों को सीखना है। और अगर हमारी यूथ पाकिस्तान की इसको अवेल करना चाहे, तो मैं उनके लिए कुछ सजेशन है, अगर वो यानी कि मुझे अलाउ करें तो मैं थोड़ा सा आपको बताता जाऊँगा। नहीं नहीं, आप बताएं। थैंक यू। तो उसमें मैंने जो उसकी थोड़ी सी यानी कि कैटेगराइज की है कि फ्यूचर स्किल जो होती है ना, आजकल जैसे आपने देखा है कि हमारे इस पेंडेमिक में ना, जो ऑनलाइन कारोबार थे, सॉरी जो यानी कि ऑन साइट वगैरह थे ना, चीज़ें एकदम ठप हुई है, और लोग जो है ना डायरेक्टली यानी कि शिफ्ट हो गए हैं ऑनलाइन परचेजिंग पे, और इस तरह की कंप्यूटराइज काम पे, और इवन के वर्किंग फ्रॉम होम हो रही है। मैं भी पिछले 3 महीने से घर से बैठ के काम कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें अब हमें फ़ायदा क्या हुआ, बेनिफिट क्या हुआ, क्योंकि जो भी हम टेक्निकल स्किल जिनके एडवांस थे या कुछ लेवल के भी थे, ये वाहिद वो वाली यानी कि आप कहें कम्युनिटी है या जेंट्री है जो थोड़ी सी उस धचके से बच गई है, जो यानी कि ऑन साइट पे काम कर रहे थे। अब मेरे साथ अगर एग्जांपल लें तो आईटी की स्किल थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर से भी कर सकता हूँ। मुझे एक लैपटॉप चाहिए और मैं बैठा रहूँ सारा दिन, मुझे कोई मसला नहीं है बाहर जाऊँ ना जाऊँ, और मुझे जो मेरी कंपनी है उन्हें भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये ऐसी स्किल सेट हैं कि हम यहाँ अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो फ्यूचर में भी अभी मैं जो स्किल सेट थोड़ा सा आपको बताऊंगा, अगर लोग इन पे ग्रिप करते रहे तो ये आगे भी काम आ सकते हैं। ये नहीं है कि ये आईटी की स्किल है तो आज नहीं है तो कल भी नहीं होगी, नहीं, इनका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, ये हमेशा रह सकते हैं, जैसे कि अब भी हमने एक्सपीरियंस किया है इनको। अच्छा, उसमें ये ऐसी चीज है कि मैंने इनको थोड़ा कैटेगराइज किया इसमें कि उन लोगों के लिए स्पेशली अगर हम इसको कैटेगराइज करें, मैं अभी हायर क्लास की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास की। डेफिनेटली बाकी लोग भी वीडियो को देख सकते हैं, इससे भी यानी कि, लेकिन उनको टारगेट कर रहे हैं कि जो लोग अभी हमारी यूथ है, जैसे कि स्कूल वगैरह बंद हुए हैं और 12 क्लास करके या मेट्रिकुलेशन करके बैठे हुए हैं, तो उनको भी मैं ये मशवरा दूंगा, ये छोटे छोटे जो कोर्सेज है ना, इनको अवेल करके इनरिच करके डेली के 2 आवर 3 आवर्स दे के ना, तो ये आगे अपने आप को मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि उसमें होता है आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, ये एक आम से कोर्सेज हैं। इसी तरह वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गई, और इसके बाद आपकी मोबाइल एप्लीकेशन हो गई, आपके पास फिर हो गई इसके, फिर मैंने जस्ट नोट बनाए हुए हैं आपको, वीडियो एडिटिंग हो गई, फिर उसके बाद आपकी एनिमेशन हो गई। ये ऐसी चीजें हैं जो हम कभी भी यानी कहीं भी, इसमें कोई हमें ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, और बाई चांस अगर आप यानी कि विलिंग है और इस तरह मोटिवेटेड है टू लर्निंग, ये फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है, आपको यूट्यूब में कहीं भी मिल जाएगा मटेरियल, आप इसको यानी कि लर्न कर सकते हो। और अगर मजीद डेफिनेटली मैं मशवरा ये दूंगा कि जिस काम में भी जाएं, मैंने किसी से सुना था फेल वो होता है जो उसको खा वो क्लासिक क्यों ना हो, जो उसको सही तरीके से काम को पूरा नहीं करता, यानी कि थोड़ा सा करके छोड़ देता और वो कहता है यार दिल नहीं कर रहा, या ये मेरे काम की चीज नहीं, क्योंकि उसने दिल लगा के उस एफर्ट पे या जो भी स्किल सीखना चाहिए थी कंप्लीट नहीं किया उसको। तो करना ये चाहिए, जिसको भी आप स्टार्ट करें इस नजरिए से करें कि मैं इसको प्रोफेशनल तरीके से जाऊंगा। अगर आपने इनिशियल अगर क्लासेस ले ली तो कल को जैसे आप माशाल्लाह PYI है, इनके इस तरह के प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं जो ज्यादा यानी कि इकोनॉमिकल भी हैं और ऑनलाइन भी हैं, कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं, तो मजीद प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेके उसको मजीद इनरिच किया जा सकता है। तो ये ग्राफिकल डिजाइनिंग है, एनिमेशन हो गई,
आपकी वेब डेवलपमेंट होगी, आजकल हर जगह मोबाइल यूज हो रहा है, वहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन यूज हो सकती है। तो इसके लिए डजंट मैटर कि MBA हो, BBA हो या इस तरह की बैचलर डिग्री हो, इसके लिए आप अगर जो ही विलिंग हैं और साथ में आपका टैलेंट है तो आप ये कर सकते हैं। आप इसकी छोटी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन कैसे आप इसको, आजकल देखा होगा ट्रेंड चल रहे हैं, लोग टिकटॉक वीडियो बना लेते हैं, यूट्यूबर बन जाते हैं, इंस्टाग्राम पे ब्लॉगर बन जाते हैं। अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है और साथ में ये आपके पास स्किल्स भी हैं जो कि एक नॉमिनल स्किल्स हैं, तो आप घर बैठ के भी अभी यानी कि कुछ ना कुछ कमाने लग जाते हो, बजाय कि आप अपने फैमिली पे डिपेंडेंट हो तो आप अर्निंग में आ जाते हो उधर ही। लेकिन मेरा मशवरा साथ में ये भी रहेगा कि इसको सिर्फ आप यानी कि इनिशियल लेवल पे ना रखें। अगर आपको मजा आ रहा है कोई वेब डिजाइनिंग में या ग्राफिक डिजाइनिंग में या कोई एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, तो उसको प्रोफेशनल तरीके में कन्वर्ट करें, फिर थोड़ा सा यानी कि अपने आप पे इन्वेस्ट करें, टाइम का भी, मनी का भी, लेकिन डेफिनेटली आई एम श्योर इट विल रिटर्न बैक टू यू। ये ना कहें कि ये मैंने यार किया है अभी तो इसका पता नहीं रिटर्न भी आएगा या नहीं। मैं इसका खुद विटनेस हूँ, ये चीज रिटर्न होती है, थोड़ा देर आती है लेकिन आती लाजमी है। तो ये थी उसकी चीजें, कैटेगरी जो यानी कि हम इसको कह सकते हैं एक यानी स्मॉल लेवल पे और इनिशियल स्केल करें। लेकिन इनको अगर आप इम्प्रूव करते रहेंगे तो ये फ्यूचर में भी काम आएंगे। ये ऐसे नहीं है कि डेड हो गए कि आज मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली या एनिमेशन सीख ली या मोबाइल एप्लीकेशन सीख ली तो आगे नहीं काम आएगी। नहीं, आजकल तो हर बंदे के पास मोबाइल है, हर न्यू एप्लीकेशन आ रही है। अगर आप किसी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ के एनिमेशन चल रही होती है। मजीद इवन कि आपकी सेल्स की जो वेबसाइट है वहाँ पे आजकल जैसे कहते हैं ना, कोई अकरम या बशीर या नज़ीर की कोई अब शॉप नहीं रही। अगर किसी की है भी सही तो वो कहते हैं लाजमी मैंने वेबसाइट भी एक डेवलप करवानी है कि ताकि मेरी ऑनलाइन मार्केटिंग होती रहे। तो इस चीज़ों की यानी कि फ्यूचर में आपके पास बहुत सारी रहती है, खा वो आपके अपने मुल्क में हो, खा वो कहीं हो। जब ऑनलाइन की बात करें तो वो डजेंट मैटर मैं घर में बैठ के करूँ या बाहर करूँ। हाँ डेफिनेटली अगर प्रोफेशनल बन जाते हैं तो बाहर तो नो डाउट, आप KSA में आए, आप UAE में आए, किसी मिडिल ईस्ट में चले जाएं तो आपको वो टेस्ट पे ले लेंगे क्योंकि आपके पास स्किल सेट है और आप उस मेरिट पे आ रहे हैं क्योंकि आप इनरिच है। तो इसी तरह जब हम दूसरे लेवल पे जाएंगे वो है एडवांस लेवल। एडवांस लेवल में आप यानी कि थोड़ा वो लोग जो बिल्कुल स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे कि BTech किया हुआ है, BBIT किया हुआ है या MIT किया होता है या इस तरह के और टेक्निकल रिलेटेड किए होते हैं, तो उनके लिए फिर एक्स्ट्रा है। उनको आप मजीद यानी कि इनको मेरी ऑडियंस जो है या लिसनर जो है वो गूगल भी करें, आम पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे वीडियोस पढ़ें, आजकल तो फ्री ऑफ कंटेंट है। तो आप चीज़ें ये भी देख सकते हैं, बेसिक तो एटलीस्ट पता लग जाता है कि कैसे ये ट्रैक चल रहा है, आपका करियर पाथ, लर्निंग ये कैसे चल रहा है। तो उसमें आपके जो मेजर चीज़ें हैं जो एडवांस में आती हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो बहुत ही यानी कि फ्यूचर में आपके काम भी आ सकते हैं। जैसे मशीन लर्निंग हो गई, ये आपका बहुत ही यानी कि अपकमिंग है। इसमें आपकी अगर हम इसकी एग्जांपल ले लेंगे तो ये रिबोटिक चीज़ें जो भी आ रही हैं इसमें यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है। अगर आप इस पे अपनी स्किल सेट को इनरिच कर सकते हो तो ये आपको किसी भी मार्केट में यानी कि बहुत वैल्यू देगी। तो मशीन लर्निंग की तरफ आप जा सकते हैं। इसके बाद आपके जो है डेटा, जिसे कहते हैं डिजिटलाइजेशन या डेटा क्लाउडिंग होती है, उसमें जा सकते हैं, उसमें स्पेशलाइज कर सकते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं। फिर आपके पास अगेन हाई लेवल की मोबाइल डेवलपमेंट होती है। फिर आजकल ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग हुई है, CEO जिसको बोलते हैं या SEM बोलते हैं, ये वाले हम कर सकते हैं। फिर डेटा विजुअलाइजेशन पे डिफरेंट तरीके के कोर्सेज आ चुके हैं, वो हम कर सकते हैं। और डेटा इंजीनियरिंग होती है कि किस तरह का डेटा को हमने टेबल्स में और इस तरह की चीज़ों को मैप करना है ताकि इसको दोबारा जब विजुअलाइज किया जाए या किसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए तो उसको हम कैसे यानी कि यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आजकल आप हमारे पेंडेमिक देख रहे हैं पाकिस्तान में, तो उन लोगों ने एक यानी कि सेंटर बनाया है जहाँ पे ये डेली की रूटीन की अपडेट जा रहती हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कि पेंडेमिक और किधर किधर कैसे ये अपडेट्स आ रही है। तो वो पूरा बैकएंड पे क्या हो रहा है, बेसिकली डेटा इंजीनियरिंग और डेटा कलेक्शन हो रही होती है। तो उसको फिर रीड आउट फॉर्मेट में एक ट्रांसफर करना, ये भी एक आर्ट है, ये भी एक टेक्निकल स्किल है, लेकिन ये एडवांस लेवल की स्किल है। तो इसको अगर सीख लेंगे डेफिनेटली ये हर जगह यूज हो रही है मार्केट में, जहीं कहीं भी जाएंगे ये काम आएगी। और उसके बाद फिर इसके बाद हम देख सकते हैं काफ़ी सारे यूज़र इंटरफेस होते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, आप वो एप्लीकेशन बना सकते हैं जैसे। और फिर साइबर सिक्योरिटी होती है, वो भी बहुत है। और वो उसके बाद अगर आपके पास बहुत हो तो इस पे तो यानी कि आपका ये वाला स्किल सेट हो तो ये आपको यानी कि क्या कहें कि बहुत यानी कि अच्छी वैल्यू दे देगी। और फिर क्लाउड कंप्यूटिंग जिसे बोलते हैं, फिर ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट आया हुआ है जिसमें आपके ये यानी कि नई ये आपकी करेंसी आ रही है इसमें क्रिप्टो यानी कि करेंसी। हाँ जी,
क्रिप्टो करेंसी और इस तरह की चीज़ें यानी कि उसमें आ सकती हैं। फिर आपके पास IoT एक जनरल वर्ड है, इंटरनेट ऑन द थिंग्स, तो वो वाले कोर्सेज आप कर सकते हैं। लेकिन ये अगेन मेरी उन ऑडियंस के लिए जो यानी कि पहले से हाई लेवल पे क्वालिफिकेशन कर चुके हैं और वो सोच रहे हैं कि अब मजीद कौन सा सर्टिफिकेशन और प्रोग्राम करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर हम सऊदी अरब की मार्केट की बात करें तो वहां पर जो जैसे आपने हमें 3 कैटेगरीज बताई हैं, तो जैसे कि आपने कहा वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, ये सब हो गया, तो इनकी क्या डिमांड है? और फिर उसके बाद मशीन लर्निंग, ITO और इस तरह की उनकी क्या? वो तो बेसिकली आपका मतलब है कि वो बैचलर्स या जिन्होंने MBA किया है वो मशीन लर्निंग और इस तरफ साइबर सिक्योरिटी की थोड़ा तरफ हाई जा लेवल का सकते हो हैं। जाता है। बिल्कुल। हाँ, उसके लिए आपको एजुकेशन भी मैंडेटरी है, लेकिन एग्जैक्टली, थोड़ा जैसे कि प्रोग्रामिंग आपने आनी जो चाहिए बेसिक, और उसके बाद आपकी बेस होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। ओके। लेकिन मैं अगर हम सऊदी अरब के हवाले से बात करें तो उधर क्या डिमांड है इन स्किल की? वहां पे क्या जॉब मार्केट है? वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलती है इस तरह की? मतलब कोई कई दफा होता है कि कुछ लोग जी 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 जी। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल लेके आते हैं सऊदी अरब और उनको उस तरीके की नौकरियां नहीं मिलती और उनको बहुत अजीब सी ऑड जॉब्स करनी पड़ती हैं। तो क्या अगर यहाँ से बच्चा अच्छा स्किल लेकर आ जाए, सिर्फ उसके पास स्किल और एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या उसे नौकरी मिल जाती है कि स्किल्स के साथ एक्सपीरियंस लेना भी जरूरी है? इस बारे में आप बताएं कि वो थोड़ा सा ओके एक्सपीरियंस हुस्ना। भी लेकर आए। जी जी। अ, जैसे कि मैं वैसे भी पॉजिटिव बंदा हूं तो बी पॉजिटिव रहता हूं हम हर दफा। डेफिनेटली श्योर, आपके पास अगर इवन के कंप्यूटर स्किल भी हो और अच्छे तरीके की थोड़ी प्रोफेशनल लेवल की होनी चाहिए, यानी कि उसमें आप मैं अगर यही जैसे हम कह रहे हैं कि वेब डिजाइनिंग है या ग्राफिक डिजाइनिंग है या आपने ऑटो कैड या इस तरह के और कोर्सेज किए हुए हैं लेकिन आपकी ग्रिप है उसके अंदर, तो नो डाउट 100% यहाँ मार्केट में अवेलेबिलिटी है। अभी पेंडेमिक को थोड़ा सा साइड पे रख लेते हैं, हम फ्यूचर की और थोड़ा पास्ट की बात करते हैं, तो नो डाउट इसमें यानी कि मार्केट में आपको एब्जॉर्ब कर लेते फॉरन, नो वरी। तो इसमें आपको यानी कि इसमें वरीड होने की जरूरत नहीं है कि आपको ये मार्केट में मिल जाएगी जगह, और आपको अगर आपके स्किल सेट हैं तो वो बिल्कुल होंगे। और दूसरी बात जहाँ के एडवांस कर रही थी वो डेफिनेटली अगर हम सऊदी की मार्केट ही देख लें, इनके कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा, एक न्यूम प्रोजेक्ट है जो कि फ्यूचर का प्रोजेक्ट है इनका, जिसमें सारा काम ये हो ही होने जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह पे। और इसमें बहुत सारी यानी कि ये 3 कंट्री के क्लब में है जिसमें 500 मोर देन बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है हमारे KSA की यानी कि कंट्री की। तो वहाँ पे इजिप्ट है, वाह। जॉर्डन है और प्लस ये कंट्री, और यहाँ जिसको उन लोगों ने न्योम का नाम दिया, न्योम बेसिकली अरबी का वर्ड है, इसको कहते हैं न्यू सिटी। तो वो पूरी यानी कि वहाँ पे हो सकता है कि कल को वो पूरा शिफ्ट हो जाए, लेकिन वहाँ पे अगर इस तरह की मशीन लर्निंग और एडवांस आपकी स्किल सेट हो तो नो डाउट आपको हाथों हाथ उठा लेंगे। अच्छा, अब देखिए जैसे बच्चे ने स्किल भी ले लिया और उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी आ गया, लेकिन किस तरीके से सऊदी अरब की मार्केट में जाके अप्लाई किया जाए? मतलब कैसे जो है अप्रोच किया जाए कंपनीज को? क्योंकि ये भी नहीं हमें पता होता कि बाहर के मुल्क में, क्योंकि पाकिस्तान में ये होता है कि हम एक ही CV बनाते हैं और हर कंपनी में वो CV जो है भेजते रहते हैं। तो यहाँ सऊदी अरब में जब आप मतलब अप्लाई कर रहे होते हैं या मतलब कर रहे होते हैं, उधर क्या उसके कोड ऑफ कंडक्ट है? किस तरीके से चीजें चल जाती है? कितना आपको प्रोफेशनली लेके चलना पड़ता है? क्या एक जॉब, हर जॉब के लिए एक ही CV चाहिए होती है या हमें डिफरेंट तरह की अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन अपनी CV को मोल्ड करना चाहिए? इस बारे में आप बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया उसने इस बारे में, क्योंकि मेरा थोड़ा HR का बैकग्राउंड भी है, ऐसे ही स्पेशलाइजेशन एजुकेशन, और प्लस मैंने 3 साल HR डोमेन में काम भी किया एज ए फंक्शन। तो ऐसे ही वहां पे भी ये हमें एक्सपीरियंस मिलते थे जब CV आती थी, तो वो जिसे कहते हैं ना डिट्टो कॉपी या ठप्पा लगा होता था, अपार्ट फ्रॉम यानी कि क्या किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली अगर किसी भी आप प्रोफेशनल से बात करेंगे तो नो डाउट आप जब किसी चीज के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी CV अकॉर्डिंग टू दैट जॉब होनी चाहिए। ये तो एक यानी थंब रूल है और इनिशियल रूल है, नहीं तो मेरे जैसा HR या कोई भी बंदा होगा उसको देखते हुए साइड पे रख देगा, आपको पहला चांस भी खत्म हो जाएगा कि किसी ने स्क्रीनिंग की है या नहीं की है। तो मैं इसके लिए मशवरा ये दूंगा, पहला तो डेफिनेटली जो आप कह रहे थे कि इसका कौन सी यानी कि ऐसी चीजें हैं, आजकल जैसे आपने देखा ओपन फोरम है हमारे पास, लिंक्डइन है, ये जी जी बहुत ओपन फोरम है। और आजकल बहुत सारी जो रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं या इवन के कंपनी इटसेल्फ है उनके अपने पेजेस बने हुए हैं, तो वहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज वगैरह सारा कुछ लिखा होता है माशाल्लाह। जो भी बंदा अप्लाई करना चाहे मैं उनको यही कहूँगा, बजाय के डायरेक्टली यानी कि पहले रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास जाना या कोई जो अखबार में ऐड लगे हुए हैं उनके पीछे जाना, बातों का कभी कभी वो फ्रॉड भी हो जाता है, तो जी उनसे जी बचने के लिए आप लिंक्डइन को प्रेफर करें। उधर आपने अपना रियल डेटा डालना है
ओके, आपने सही तरह से अपनी वहाँ पे प्रोफाइल बिल्ड करनी है। साथ में उसका यानी कि हर कंपनी के वहाँ पे लगे होते हैं, केएसए के फिल्टर लगा लें अगर आप इंटरेस्टेड केएसए में हैं या किसी और कंट्री के हैं, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बड़ी-बड़ी कंपनीज वगैरह के यानी कि लगे होते हैं, आप उस पे अप्लाई करें और नो डाउट वो वैल्यू देते हैं। डज़न्ट मीन कि हर कोई रेफरेंस पे जाता है। रेफरेंस पे थोड़ी जॉब होती हैं, वो अगेन बहुत एडवांस लेवल की होती हैं। जो आपको इनिशियल लेवल की होती हैं, जिसमें यानी कि आप रेफरेंस नहीं देखते, मेरिट देखते हैं, तो उसमें आप बिल्कुल अप्लाई करें। और ये लिंक्डइन जो है ना, मेरे यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं बाय चांस मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं भी इसी लिंक्डइन के ज़रिए सऊदी अरेबिया में लॉन्च हुआ था। तो मैं मशवरा दूँगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसी को अपनाएँ और ये बहुत प्रोफेशनल है, बहुत सारा नेटवर्क है इस पे, तो इसको आप यूज़ करें उस पे। और दूसरा क्वेश्चन था कि जब ये हो जाए डेफिनिटली, तो उसमें एक लीगल प्रोसेस होता है लोकलाइज्ड, जैसे लैंड ऑफ लॉ होता है ना केएसए का, तो वो थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँ। अगर ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे वन ऑफ किसी लिसनर ने या किसी बंदे ने अप्लाई किया, तो जब वो करने जा रहा है तो उसे पता लगना चाहिए कि वहाँ वीज़ा टाइप क्या होती है, मैंने क्या-क्या करके जाना है। बाज़ औक़ात वीज़े डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे हम यहाँ पे प्रोफ़ेशन कहते हैं, यानी कि पासपोर्ट प्रोफ़ेशन जिसे कहते हैं। बाज़ औक़ात यानी कि वो जो बंदा आ रहा होता है, टेक्निकल स्किल पे आ रहा होता है, लेकिन उसको वीज़ा पकड़ा दिया जाता है ड्राइवर का। अब हम लोगों को वहाँ पता नहीं होता, हम कहते हैं वीज़ा मिल गया भाई, स्टैम्प कराओ और निकलो। और बाय चांस जब यहाँ पहुँचते हैं तो वो मैच ही नहीं कर रहा होता, क्योंकि ऑफ़िशियली जो इश्यू हुआ हुआ होता है वो ड्राइवर होता है और हम आ गए होते हैं कंप्यूटर टेक्नीशियन के तौर पे। तो वहाँ पे वक़्ती तौर पे वो यानी कि ये चीज़ें भी आपको, जब आप कंपनी के साथ लिंक हो गए हैं और वहाँ पे यानी कि आपकी बार्गेनिंग या नेगोशिएशन या ऐसा प्रोसेस रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो काइंडली मैं एडवाइस करूँगा तो उनको मेक श्योर कर लिया करें कि वीज़ा कौन-सा अलाउ कर रहे हैं हमें। क्या हमारे प्रोफ़ेशन के हिसाब से है? अगर नहीं है तो क्या वहाँ आके कुछ चांसेस होते हैं बाज़ औक़ात कि डिग्री अभी हमारी स्टैम्प नहीं होती, वैलिडेटेड नहीं होती एम्बेसी ऑफ केएसए से, तो वहाँ आके वैलिडेट हो जाएगी तो दोबारा ट्रांसफ़र करा देते हैं। लेकिन ये चीज़ें थोड़ी मेक श्योर करके आनी चाहिए, क्योंकि ये बाद में आपको मसला नहीं होता। अगर डायरेक्ट आ जाएँ बगैर बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, तो कल को ये मसला हो सकता है कि आपको लेबर ऑफ़िस भी कैच कर सकता है कि आप इस ऑफ़िस में कंप्यूटर टेक्नीशियन बैठे हैं, जबकि आपके प्रोफ़ेशन पे लिखा हुआ है आप ड्राइवर हैं। तो वो ये लीगल इश्यू आ सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, लिसनर को और हमारे ऑडियंस को, कि इस चीज़ को वैलिडेट करके आया करें। और फिर बाकी ऑफ कोर्स वो यहाँ जब यानी कि अगर आप आ जाते हैं, तो नो डाउट कल्चर चेंज होता है। थोड़ा-सा अपने आप को यानी कि पैनिक नहीं होना, होम सिकनेस की तरफ नहीं जाना और बहुत बड़ी विश लिस्ट भी नहीं लेके आनी वक़्ती तौर पे कि मैं जाऊँगा तो वो बाबू-साबू बन जाऊँगा और सारा कुछ हो जाएगा ऑटोमैटिक, नहीं। थोड़ा स्ट्रगल होगी, कभी-कभी ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको समझ ही नहीं आएँगे कि यार ये इससे ज़्यादा तो वो वाली अच्छी नौकरी थी जहाँ मैं पाकिस्तान में बैठा था, या ऐसे है। तो उससे थोड़ा टाइम देते हैं हर किसी को कल्चर को अंडरस्टैंड करने में। डेफ़िनिटली ये कल्चर और है, अरेबिक स्पीकिंग लोग हैं, लेकिन बहुत अच्छा कल्चर है। किसी के कल्चर को हम बुरा नहीं कह सकते, लेकिन उसको समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है। तो आप जब उस टाइम में आएँगे तो इंशाल्लाह आप इसको यानी कि एन्जॉय करेंगे। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सैटिस्फाई हूँ, जब से रह रहा हूँ। जी, जी। अच्छा, जैसे कि बशीर मेरा आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। एक और है कि जैसे कि आपने दुबई के अंदर ये होता है कि हम लोग विज़िट वीज़ा के ऊपर जो है जॉब हंटिंग के लिए चले जाते हैं। तो सऊदी राइट। अरब के अंदर कैसे है? वहाँ पर क्या इस तरीके से आ सकते हैं पाकिस्तानी? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा हुस्ना, इसका स्ट्रेट क्वेश्चन या आंसर मेरी तरफ से ये है कि नो, नहीं ओके। आना चाहिए। लेकिन इसको हम टर्म देते हैं यहाँ पे आज़ाद वीज़ा जिसे बोलते हैं। हमारे जी, जी। कल्चर में ये मशहूर होगा आज़ाद वीज़ा या विदाउट एग्रीमेंट। जबकि ओह! ये कोई वर्डिंग होती नहीं है। जो भी वीज़ा होता है ना, वो एग्रीमेंट के होता है, लेकिन उसमें एग्रीमेंट बाज़ों का ये कमिटमेंट होती है हमारे कफ़ील की, या जो बंदे ने ये हो सकता है कल को मैं भी वीज़ा निकलवा सकता हूँ। लेकिन मैं जिस बंदे को बुला रहा हूँगा, मैं उसको कहूँगा भई मुझे ये वीज़ा पकड़ो, आप मार्केट में खुद घूमो, अगर मिलता है, नहीं मिलता, मुझे कुछ ना कुछ दिया करो। यानी कि कोई मैं मंथली रख दूँगा या कुछ ऐसी चीज़ कर दूँगा। ऐसे लोग भी करते हैं, बाद में फिर वो जब जॉब मिल जाती है, तो वो ट्रांसफ़र ले लेते हैं उस बंदे से। तो उनकी वो जो कमिटमेंट होती है जिसको हम आज़ाद वीज़ा बोलते हैं या विज़िट वीज़ा तो अभी कोई चीज़ इस तरह की है नहीं यहाँ पे सऊदी अरेबिया में। यहाँ पे अच्छा। बिज़नेस विज़िट आए थे, लेकिन उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि आप काम नहीं कर सकते ऑफ़िशियली तौर पे। इवन कि मतलब आप ये ये वाला भी। आप आप किसी कंपनी के अंदर हायर नहीं हो सकते, आप सिर्फ अपने बिज़नेस को लेके चल सकते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिज़नेस विज़िट जो होता है उसमें हाँ, ये होता है कि आप आए हैं, आप पहले बिज़नेसमैन हैं, सिर्फ़ टूर करने आए हैं, कोई मीटिंग अटेंड करने आए हैं या इस तरह की चीज़। लेकिन आप वहाँ पे कोई जाके जॉब नहीं कर सकते। ये ओके। बिज़नेस विज़िट वीज़ा की यानी कि टर्म होती है। तो डिफरेंट टाइप के वीज़ाज़ हैं, उसमें लिखा भी होता है कि किस में आप कोई वर्किंग अलाउ है और किस में नहीं है।
इसी तरह के फैमिली वीज़ा लोग दे देते हैं, ठीक है। कोई वहाँ से यानी कि हमारी फीमेल स्टाफ वगैरह आ रही हैं तो उनको अगर फैमिली वीज़ा दे देते हैं तो उसमें भी यानी कि क्लियर देखना चाहिए भाई प्रोफेशन कौन सा दिया है। ये तो नहीं है जैसे खुदाम वगैरह जिसे हम सर्वेंट कह देते हैं वो दे दिया और बाद में पता लगे बंदा फंस गया यहाँ के, वहाँ से पढ़ा लिखा था, यहाँ आके किसी के यानी कि उसमें बैठ गया अंडर में, तो वो फिर परेशानी होती है और स्पेशली फीमेल के लिए तो ज़्यादा ही परेशानी होगी। तो ये चीज़ें थोड़ा वेरीफाइड करके आनी चाहिए। और अगेन विजिट वीज़ा जैसे दुबई में आप कह रहे हैं, नहीं यहाँ पे अभी कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि विजिट वीज़ा लेके आए 3 महीने हंट करते रहें और उसके बाद ट्रांसफ़र करें, अभी तक नहीं है। इन फ्यूचर अगर कोई हुआ तो अपडेट आती रहेगी इंशाल्लाह। हाँ, वो तो आ जाएगी। अच्छा, दूसरा एक और मेरा सवाल था कि जैसे आपने बताया कि आज़ाद वीज़ा होता है, तो इसके अंदर जो है लेवल ऑफ रिस्क कितना होता है कि लोगों को इसको पिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखें, इसके अंदर आप के अंदर एक डिफरेंट तरह की है कि आप किसी को पे करते जा रहे हैं और आप वहाँ पे सस्टेन करें, और इन केस अगर आपको नौकरी नहीं मिलती तो फिर क्या होगा? क्योंकि कई दफा देखा गया है, जैसे मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग होते हैं जो कि बिल्कुल नए नए ग्रेजुएट हुए होते हैं और घर वाले या फैमिली के अंदर बाहर जाना है, सऊदी अरब भेज दिए जाते हैं, और उसके बाद जो है इसी तरीके से कुछ इलीगल वगैरह लग जाते हैं और फिर वो डिपोर्ट हो जाते हैं। तो उसके अंदर क्या करना चाहिए? क्या बेहतर तरीका है जो आप गाइड करेंगे कि किस तरीके से लोगों को आना चाहिए, कि समझना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सऊदी अरब आ जाते हैं, पाकिस्तान में बहुत कॉमन है सऊदी अरब आना। जी, उसने बिल्कुल सही कहा आपने। ये हमारे पाकिस्तान में तो बिल्कुल यानी कि ये कल्चर आम है, नो डाउट। मेरे साउथ पंजाब में तो बहुत ही है। वहाँ से लोग आते हैं यानी विदाउट वेरिफिकेशन। अगेन उसमें यानी कि वही होता है कि जो ही वीज़े का पता लगा, किसी ने बाज़ औक़ात बेच भी देते हैं वहाँ पे वीज़ा, भई 2 लाख का दे रहे हैं, आ जाओ, आप जो काम करना चाहो कर सकते हो। अब ये एक यानी कि ओपन माउथ की वर्डिंग दे दी, किसी को पता नहीं है क्या है। तो आगे भी जो बंदा था उसने मेडिकल कराया, फ़ौरन जहाज़ पे बैठा पहुँच गया यहाँ पे। और उसे पता यही था कि यार मैं हूँ तो टेक्नीशियन, अब उसने बोल दिया तो मैं कहीं भी घूम सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे सिटीज़ हैं, आपको पता है, सिवाय बिग सिटीज़ के अगर आप किसी जंगल में भेज दिए जाएँगे तो आपको कोई आने ही नहीं देगा। आप तो वहाँ गल सड़ जाएँगे। तो आपकी वो वाली ऐसे अगेन जो आपने अभी कहा है रिस्क है उसके लिए, कि आपने जो 2 लाख उस बंदे को दिया है या 3 लाख जो एजेंसी को दे के आप कमिटमेंट करके आए, आपके पास अब वो एनवायरनमेंट ही नहीं है, कोई मार्केट ही नहीं है जहाँ घूम के आप सीवी लेके जाएँ, या कोई बड़े ऑफिसेज़ ही नहीं है जहाँ पे आप ढूँढ सकें उस चीज़ को। तो बी केयरफुल, इस तरह की चीज़ें यानी कि कमिट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में अगर हो सकता है, यहाँ जब बंदा आ जाता है तो अगली पार्टी भी कहती है भाई मैंने 2 महीने का बोला था, ढूँढ सकते हो, नहीं तो वापस चले जाओ। अच्छा, वो बंदा फिर क्या कहता है, रिस्क एक और ले लेता है, कहता है चलो आ तो गया हूँ, अब जब जब तक पकड़ा नहीं जाता वापस नहीं जाऊँगा, मैं ढूँढूँगा या कुछ और काम कर लूँगा। तो इस चक्कर में जब वो कभी दोबारा यानी कि पकड़ा जाता है तो डिपोर्ट हो जाता है। और जब डिपोर्ट हो जाता है डेफिनिटली सैंक्शन लग जाती हैं उसमें और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो वो फ्यूचर के लिए भी अगर इतना कैलिबर और क्वालिफाइड बंदा था तो वो बेचारे को यानी कि इस तरह का डिपोर्ट में और ब्लैक लिस्ट हो जाता है। तो अगेन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये इस तरह की नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। आएँ लेकिन अच्छे तरीके से। हाँ, कुछ इसमें थोड़ा-सा क्वेश्चन मैं देता हूँ। कमिटेड लोग होते हैं कुछ, यानी कि अपने प्रॉमिस पूरे भी करते हैं। ठीक है? वो जो आज़ाद वीज़ा देते हैं उस कमिटमेंट पे पूरा भी उतरते हैं कि हम सबको एक ही उसमें नहीं खड़ा कर देते। लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत कम है। आपके अगर अपने फैमिली के बहुत रिलेटिव जानने वाले हैं, उस पे एतमाद है, तो रिस्क ले सकते हैं। और उसको भी फिर ये पूछेंगे भैया ये जो वीज़ा मिला है मैं पूरे किंगडम में मीन फिर सकता हूँ या सिर्फ़ उसी सिटी के लिए रह जाऊँगा। तो ये चीज़ें रहें। और यहाँ पे एक और रूल भी होता है कि आप जब इकामा लेके आते हैं ना, विदिन 3 मंथ आपका यानी इकामा बन ही नहीं सकता। तो वो भी काफ़ी सारी यानी कि बाउंड्रीज़ आ जाती हैं कि आप मूव नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक पेपर है सिर्फ़। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो लिमिटेशन में आ जाती हैं। और जो वो टाइम पास हो जाता है तो लोग फिर वो प्रेशर में आ जाते हैं कि ये इकामा भी बनाना है, जॉब भी आइडियल नहीं मिली तो क्या करें? तो उस पैनिक में आके वो कोई ना कोई गलत डिसीज़न कर बैठते हैं। एज़ ए बॉटम लाइन मैं एडवाइस नहीं करूँगा। ओके। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सऊदी अरब की कौन-सी सिटीज़ हैं जो कि प्रोफ़ेशनली या जॉब अपॉर्च्युनिटी वाइज़ काफ़ी इनरिच है, और जहाँ पर जो है जैसे हम पाकिस्तान की बात करें, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद हो गया, तो हम कहते हैं कि ये बड़े शहर हैं तो यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा होती है और लोग काम करने के लिए आते हैं। तो इस तरह सऊदी अरब के अंदर भी होगा कि कुछ सिटीज़ होंगी जिनके अंदर जो है ज़्यादा जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ निकलती होंगी। तो सऊदी अरब के हवाले से बताएँ वो कौन-सी सिटीज़ हैं जहाँ पर जो है ज़्यादा जॉब की डिमांड होती है? गुड गुड क्वेश्चन।
यस हुस्ना, यहाँ पे भी जो इनके मेजर सिटीज जैसे है ना, रियाद तो इनका कैपिटल सिटी है, लाइक हमारे इस्लामाबाद की तरह। तो डेफिनेटली यहाँ हर कंपनी का हेड ऑफिस है और सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो खूबर दमाम, वो बहुत इनरिच है जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ भी आरामको जैसी कंपनियाँ और इस तरह के बड़े सेटअप हैं, वहाँ पे उनके ऑफिस वगैरह हैं, तो वहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर जद्दा है, वो भी एक बड़ी सिटी में काउंट होता है, और वहाँ पे यानी कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। इसके अलावा वो जो मैं अभी एक आपको जिक्र कर दिया था, 2017 में लॉन्च हुआ है जो न्यूमेन का है, ठीक है, वो जी अभी जी नया है, लेकिन अभी भी कहीं उधर किसी को ऑफर हो रही हो उस सिटी की, तो वहाँ पे आपको अर्निंग भी है और वो सिटी भी जॉब की अपॉर्चुनिटी के लिए एक अच्छा है, जो अभी न्यूली है बिल्कुल, यानी कि ऐसा डेवलप नहीं है, लेकिन अब वो उसके 3 साल हो गए हैं, तो वहाँ फ्लाइट्स भी चल रही हैं, जाने भी लग गए हैं लोग, वहाँ लेबर काम भी कर रही है, मुख्तलिफ जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं, कंपनियों के ऑफिस बन रहे हैं और इस तरह के, तो वहाँ यानी काफ़ी सारे वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो इसके अलावा भी माशाल्लाह सऊदी जो है एक बहुत रिच कंट्री है, डेवलप कंट्री है इन टर्म्स ऑफ यानी कि जीडीपी या इस तरह की इकोनॉमी के लिहाज से कहें, तो बाकी भी सिटीज जहाँ भी जो बंदा जाएगा, लेकिन वो उसकी बाउंड्रीज फिर डेवलप हो जाती हैं कि वो यानी कि वो वाले चांसेस नहीं रहते, ओके लेकिन उधर रह के वो स्टेबल हो सकता है अगर उसकी पहले से कमिटेड जॉब है वहाँ पे। अगर वो कह रहा है कि वहाँ जाके सर्च करूंगा उसी सिटी में, तो बहुत यानी लो चांसेस होते हैं कि वहाँ आपको अच्छी जॉब मिल सके। ओके। जैसे कि रयाद हो गया, जद्दा हो गया, दमाम हो, अगर यहाँ पे आपके पास जॉब नहीं भी और आप जा रहे हैं कि हम ढूंढ रहे तो स्ट्रगल यहाँ पे कर कुछ सकते हो हैं यहाँ पे, सकता जी है जी कि बिल्कुल। आपको मिल सकते हैं, यहाँ पे राइट। स्ट्रगल हो सकती है। जी जी अच्छा, बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि नई सिटी बनी हो बिल्कुल पाकिस्तान के गवादर की तरह, जहाँ पर जो है वो राइट गवादर जैसे हमारा घर, ऐसे आप बात करेंगे। अच्छा, अब हम जो है थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि जैसे आपने लोगों को बताया कि टेक्निकल स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, फिर किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, फिर कौन कौन सी कंट्रीज बेहतर है। एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये है कि कौन से, जब जब हम पाकिस्तान से सऊदी अरब आते हैं, एक हमारे ऊपर कल्चरल शिफ्ट भी आता है और लैंग्वेज शिफ्ट भी आता है। जी तो जैसे कि नेशनल लैंग्वेज जो है हमारी इंग्लिश है, ऑब्वियसली भी हमारी तो नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, बट इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो इंग्लिश भी के स्किल के ऊपर कितने ग्रिप होने चाहिए और अरेबिक के ऊपर कितने ग्रिप होने चाहिए, तो इसके बारे में आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, नो डाउट, क्योंकि जब हम हम्म, इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर की बात कर रहे होते हैं या जब कल्चर चेंज हो रहा होता है, तो अगेन मैंने देखा है बहुत सारे माशाल्लाह, और मेरी ऑडियंस और लिसनिंग में भी बहुत सारे, मुझे ये हम्म, इसमें डाउट ही नहीं है, सारे टैलेंटेड होंगे। तो कुछ लोग होते हैं वहाँ की लैंग्वेज भी विद इन 2 मंथ में कैच कर लेते हैं, अरेबिक की मैं बात कर रहा होता हूँ, लेकिन इंग्लिश जी अगर जी आपको नहीं आती तो बहुत मुश्किल हो सकती है। कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, बेसिक लेवल की आनी चाहिए, मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि आप कोई एडवांस लेवल की आनी चाहिए, एटलीस्ट आप ओके इनिशियल डेज में यानी कि अकोमोडेट कर सकें और उधर एडजस्ट कर पाएँ, तो बेसिक लेवल चलेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इन लाइटर नोट में कहूँ तो इधर भी यानी कि बाहर के ठीक है, लेकिन इधर के जो खुद के वो हैं इतने अभी वो नहीं है कि हम कहें कि उनकी इंग्लिश अच्छी है। इट्स लाइटर ठीक नोट। है। ओके ठीक है। जैसे कि इंटरव्यू जो है तो इंग्लिश में ही ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अरबी। जी जी, अगर मैंने, इंटरव्यू इंग्लिश, टोटली इंग्लिश। ओके, और कॉरेस्पॉन्डेंस भी सारे इंग्लिश में ही होती है वहां एग्जैक्टली। पर क्या आपके। ओके, तो मतलब वहां पर भी अरबिक से ज्यादा इंग्लिश ही को रेट किया जाता है इन टर्म ऑफ वर्किंग। जी जी, ऐसे ही होता है, और लीगल चीज़ें कुछ चीज़ें स्टिल इनके अभी अरेबिक में होते हैं, जैसे वीज़ा जब निकालेंगे आप लोगों का, या इस तरह की पासपोर्ट की जब रिक्वेस्टें या कोई और इस तरह के लीगल है ना, वहाँ पे अभी तक उनकी यानी कि अरेबिक ज़्यादा अथेंटिकेट समझी जाती है। डॉक्यूमेंटेशन भी अभी जब हमारी वेरीफाइड होती है ना, तो वो बाकायदा कहते हैं कि हमारे एम्बेसी को इसका एक ट्रांसलेशन भेजें साथ में, कि अगर आपकी डिग्री है ना, तो इसकी एक समरी बना के एज ए ट्रांसलेशन भेजें, ताकि जो इसको अथेंटिकेट करे उसको समझ पाए कि क्या है ये डिग्री। ओके ओके ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं, बहुत अच्छे डिस्कशन रही आपके साथ बशीर। अब हमारे जो बेसिकली ये, इसको हम सम अप करते हैं, एक छोटा सा हमारा एक राउंड होता है जिसके अंदर हम आपके थोड़े से व्यूज जानते हैं लोगों के बारे में, चीजों के बारे में, कि अदर देन बशीर जो हैं वो क्या व्यूज रखते हैं, क्योंकि ये तो आपकी प्रोफेशनल साइड है कि आपने क्या किया, कैसे अचीव किया, फिर स्किल्स के बारे में जो हमारा टॉपिक था। तो इसको उस तरफ जाने से पहले मैं कहूंगी कि आप, जो कि आज का हमारा टॉपिक था, इंपॉर्टेंस ऑफ जी जी। टेक्निकल स्किल इन सऊदी अरब की जॉब मार्केट, तो उसको सम अप करें, कुछ की पॉइंट्स बता दें ताकि एक एंड नोट हमारा बन जाए, तो फिर हम उसकी तरफ मूव करते हैं। तो आप। राइट राइट, थैंक यू।
सो उसको अगर हम सम अप करें थोड़े से यानी कि इसमें, तो मैं अपनी ऑडियंस को और लिसनर जो भी मेरे हैं उनको यही एडवाइस करूंगा कि टेक्निकल बात हो रही है, टेक्निकल स्किल की बात हो रही है, तो इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आप इसको सीख के हैं और कोशिश करें, अगर आपके पास जैसे आजकल पेंडेमिक है ना, तो प्रोफेशनल तरीके से सीख के आए कि आप अगर किसी चीज़ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उसको फिर जिसे कहते हैं ना करके छोड़ना है, तो उसको कहीं से कोर्स करना है वक्ती तौर पे कर लें, और इस तरह की चीज़ें करके ये आपकी बेस लाइन होके, और जब वापस आ रहे हैं तो जैसे अभी हमने डिस्कशन में भी कहा, सिटीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि किस सिटी में आप जा रहे हैं, और उसके बाद आपको वीज़ा कौन सा अलाउ हो रहा है। तो इन चीज़ों का आप केयर करके आएंगे तो इंशाल्लाह आप यानी कि हो गए। और जब यहाँ लैंड कर जाएं तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपका इनिशियल, आप ये मेरी वाली वर्डिंग अगर हो सके कभी याद कीजिएगा कि आपने होम सीखने का और इस तरह की चीज़ों में नहीं जाना, ये आएगी वक्ती तौर पे। तो अगर ये बेयर कर लेंगे विद इन 2 मंथ तो आप एडजस्ट हो जाएंगे, और बाद में आपकी लाइफ पूरी ईजी हो जाएगी और पूरे आप कल्चर को समझने लग जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। तो इस अगर हम बात करें तो देखें ऑडियंस, अगर आप जो हैं अच्छा स्किल सेट रखते हैं और अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, और अगर आपको लगता है कि आप सऊदी अरब जैसी मार्केट के अंदर, क्योंकि वहां पर एक जैसे उन्होंने बताया कि काफी नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं और टेक्निकल स्किल्स की ही ज्यादा डिमांड है, तो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ एंड लर्न गुड स्किल्स। और उसके बाद थोड़ी सी एफर्ट्स हैं, क्योंकि स्ट्रगल हर किसी के फेज में होती है। बशीर साहब की आपने स्ट्रगल सुनी कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को खड़ा किया और आज वो इस मुकाम पर हैं। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। नो डाउट हर जगह पर अपॉर्चुनिटीज हैं, या आपके ऊपर है कि आप उसको डिसीजन कैसे लेते हैं। तो अब हम बशीर अपने नेक्स्ट मतलब राउंड की तरफ चलते हैं। अब मैं कुछ चीजों के नाम लूंगी और आपका व्यू जानना चाहूंगी। तो शुरू करते हैं, क्या कहते हैं, इमरान खान एज अ पॉलिटिशियन, एज अ क्रिकेटर। इमरान खान एज ए पॉलिटिशियन, एज ए क्रिकेटर, बेस्ट मैन। ओके। क्या कहते हैं, असद उमर। लवली, गुड। ख्वाजा आसिफ। डाउटफुल। शबाज शरीफ। शहबाज शरीफ, ड्रामा। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ आते हैं। जी। आतिफ असलम। आतिफ असलम, गुड टैलेंट। अच्छा जी, जैसे कि अभी तारिक अजीज जिनकी डेथ हुई है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो हुस्ना बिल्कुल नो डाउट पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा लॉस था। हम छोटे बिल्कुल बचपन से देखते आ रहे थे, वही वो जो उनका देखते आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। तो ये वाले यानी कि पर्सनैलिटी नो डाउट बहुत ही हमें लॉस हुआ है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में और उनके दर्जात बुलंद करे। नो डाउट अल्लाह ताला हमें एक यानी कि लॉस हुआ है बहुत बड़ी सेलिब्रिटी से। ठीक है। अनवर मसूद। अनवर मसूद, गुड। अच्छा जी, अगर हम बात करें अपने क्या कहते हैं सोशल, अब्दुल सत्तार ईदी साहब। एक्सीलेंट, नो मैच। क्योंकि जैसे कि आप लोग पाकिस्तान से बाहर हैं और आप ज्यादा बेहतर तरीके से आप जी जी, इम्पैक्ट बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। वो फरिश्ता अच्छा। सिफत इंसान थे, नो डाउट। अच्छा, अब मैं आपसे थोड़े से कुछ चीजों के बारे में पूछना चाहूंगी। जिंदगी के आप लाइफ को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज लाइफ फॉर यू, द वर्ड वो लाइफ? लाइफ को हुस्ना मैं इस तरह डिफाइन करूंगा, लाइफ खुद जो एक चैलेंज होती है, ठीक है। अच्छा, इस चैलेंज को आपने चैलेंज यानी कि उस तरीके से नहीं लेना कि ये बर्डन बन जाए, नहीं, इसको आपने लाइफ को जीने के हिसाब से यानी कि जीना है, कि चैलेंज भी लेना है, लेकिन इसको ऐसे मोटिवेशन से लेना है, इंथुजियाज्म से लेना है कि आपका चैलेंज जो है ना, ये आपके एक अच्छे जर्नी में तब्दील हो जाए, आपको मजा आता रहे हर दफा लाइफ जीने में। तो मैं तो इस लाइफ को चैलेंज, लेकिन ये इंजॉयमेंट वाला और मोटिवेशनल चैलेंज समझता हूँ। ओके। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि फादर्स डे आ रहा है, तो फादर या बाप आपके नजर में क्या है? इस वर्ड के लिए आप क्या कैसे डिफाइन करेंगे? फादर या बाप, अगर मैं अपनी बेटियों के बारे में सोचूं तो डेफिनेटली नेमत होती है बाप उनके लिए। और अगर मैं अपने पे अप्लाई करूं, जो मैं अपने वालिद मोहतरम को मिस करता हूं, उनकी भी मैं फर्स्ट ईयर में था, डेथ हो गई थी। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी कोई ब्लेसिंग होती है जिसे इसका अगेन जिस तरह
मदर की नहीं होती ना, इसी तरह फादर की भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और वो ऐसी पावर होती हैं जो हमें यानी कि मोटिवेट करके पूरी दुनिया में जीना सिखाती हैं। तो मेरी नज़र में तो यानी कि नो डाउट हर किसी की नज़र में होगा, बहुत बड़ी वैल्यू है। आई लव माई फादर एंड सेम इट अप्लाई टू माई डॉटर्स। अच्छा, पाकिस्तान। पाकिस्तान एवरी टाइम जिंदाबाद। क्योंकि देखिए आप पाकिस्तान से दूर हैं, और आप जब हम दूर होते हैं तो हमें उस चीज की कदर बहुत होती है। हाँ, उसने इस चीज़ को मैं बताऊंगा, पाकिस्तान की आपने बात की, जब हम बाहर होते हैं ना, क्योंकि यहाँ कल्चर चेंज होता है, हमारे साथ कंपटीशन तो नहीं कहते, यानी कि क्रॉस कल्चर के लोग होते हैं, हर कंट्री के लोग होते हैं। तो नो डाउट जब पाकिस्तान का एक फ्लैग और जब इस तरह की बात आती है ना, बीइंग नेशनैलिटी, प्राउड फील होता है, नो डाउट। आई फील प्राउड बीइंग ए पाकिस्तानी। ओके, और मेरी कोशिश थैंक भी यू रहती है बशीर। कि मैं ऐसा काम करूं जिससे मेरे मुल्क का नाम बना रहे। जी, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है हमें कि हम पाकिस्तान को पॉजिटिव लेके चलें पूरी दुनिया के आगे, क्योंकि हम बीइंग अ नेशन बहुत मेहनती कौम है। बस कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से हम सफरिंग पार्ट पर हैं, तो लेकिन एज अ नेशन वी आर अ वेरी हार्ड वर्किंग नेशन। थैंक यू, ये एक हमारा छोटा सा राउंड था। अब मैं आपसे बशीर कहना चाहूंगी कि आप जो है हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हो, हमारे अदारे के बारे में कुछ कहना चाहते हो, और बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान या बीइंग अ सिटीजन जहाँ पे भी आप हैं, तो क्योंकि हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको लोग देख रहे हैं, आपको लोग सुन रहे हैं, तो आप कोरोना के बारे में कि कैसे लोग एहतियात करें या कोई भी आपका मैसेज हो, तो वो आप हमारे प्लेटफॉर्म से ऑडियंस को आगे कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत जरूरी है कि हम जो है अपने तरफ से अपना पार्ट प्ले करें। तो जी बशीर। जी हुस्ना, थैंक यू, आपने मुझे ये चांस दिया। सबसे पहले तो मैं आपकी अपनी कंपनी के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप लोगों का ये इनिशिएटिव बहुत आला है कि लोगों के पास आजकल टाइम नहीं होता, वो क्लासेस में जाके या इस तरह की ट्रेनिंग्स और इस तरह के अटेंड नहीं कर सकता। और ड्यूरिंग पेंडेमिक तो अब तो इम्पॉसिबल ही हो गया है कि बाहर निकल के गैदरिंग में रहना। तो आप लोगों की ये जो ख्वाहिश है और इसका इनिशिएटिव है ट्रेनिंग का, ऑनलाइन का, तो ये बहुत आला है। और ये पाकिस्तान की उसमें भी इकोनॉमी भी वैल्यू ऐड करेगा। और मैं रिकमेंड भी करूंगा डेफिनेटली अपनी ऑडियंस को, जो लोग भी इस तरह के ऑनलाइन कोर्सेज करना चाह रहे हैं, और डेफिनेटली वो रेफर बैक टू योर कंपनी, उधर देखें और जो इकोनॉमिकल हैं वो अटेंड करें और उस अपनी स्किल को अगेन इनरिच करें। विद रिस्पेक्ट टू द पेंडेमिक, ये तो हर जगह है। और जैसे हमने देखा है हर जगह लोगों ने पहले पैनिक हुए, उसके बाद थोड़ा लिव टू, अब हमें इसके साथ रह के जीना है, हमें घबराना नहीं है, इसके साथ लड़ना है। और लेकिन एहतियात भी रखनी है, नो डाउट कि सोशल डिस्टेंसिंग है, और उसके बाद जो आपके यानी कि जो भी एसओपीज हैं उनको फॉलो करना है। बीइंग पाकिस्तानी मैं सबको एडवाइस करूंगा, क्योंकि यहाँ ऑनेस्टली जब हम आप लोगों को सोशल मीडिया या कहीं पे देखते हैं कि पाकिस्तानी एसओपीज को नहीं फॉलो कर रहे, तो थोड़ा सा तकलीफ होती है। मैं आप लोगों को यहाँ केस है कि एग्जाम्पल दूँ कि जब से ये यानी कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, लिटरली उन्होंने जो जो बात की है ना, मैं कहता हूँ सब ने उसको मनो मन माना है। उसको घर में बैठ गए 3-3 महीने से, ठीक है ये थोड़ा सा मैं मानता हूँ स्टेबल कंट्री है, बर्दाश्त कर लेती है, घर बैठ भी जाएं लोग तो। लेकिन जैसे उन लोगों ने बोला कि भी शॉपिंग में जाना है तो इस तरह के एसओपी आपने करने हैं, मास्क लगा के जाना है, ग्लव्स होने चाहिए, आपने इतना 2 मीटर का डिस्टेंस रखना है, तो वो सारे रख रहे हैं। आपकी ये टाइमिंग है, इसके अंदर आपने आना है, बाहर नहीं निकलना, कोई नहीं निकला। नमाज आपने नहीं मस्जिद में पढ़ने जानी, नहीं गया कोई। अभी उन लोगों ने दोबारा अलाउ की है, साथ में जो भी एसओपी बताया कि मस्जिद में नमाज पढ़ने आ रहे हैं, आप अपनी जाए नमाज लेके आएँ, वजू खुद घर करके आएँ, वक्त नमाज सिर्फ 5 मिनट के लिए आए, उसके बाद फौरन चले जाएं, कोई गैदरिंग ना करे। तो सारे लोग उसको डेट टू काफी तरह मनोमन मान रहे हैं। तो इससे लगता है कि ये लोग यानी कि अगर लीगल को चीज़ों को मानते हैं तो वो चीज़ें फिर स्मूथ भी रहती हैं। अगर हम यही अपनी चीज़ों पे उधर अप्लाई करें तो मुसलसल गवर्नमेंट कह रही है कि भाई ये एसओपीज हैं, ठीक है, उनकी बात जैन मान के हम इतने स्टेबल नहीं है इकोनॉमी के लिहाज से, हम पूरा लॉकडाउन नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसको यानी कि रहना है तो फिर हमें भी एज ए बीइंग रिस्पॉन्सिबल नेशन तो हमें एसओपी को फॉलो करना चाहिए। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है तमाम अपने नेशन से कि आप लोग जो है ना इनके एसओपी को फॉलो करें, अपने लिए, अपने छोटे बच्चों के लिए, घर में आपके बुजुर्ग होते हैं उनके लिए। क्योंकि शुरू शुरू में डेफिनेटली हम लोगों ने समझा था कि ये यार हमारे सराउंडिंग में नहीं है, किसी साथ वाले को नहीं हुआ तो ये कोई गेम हो सकती है, ये इंटरनेशनल गेम है। लेकिन साथ साथ अब हमें ये लग रहा है, एहसास हो रहा है कि नहीं यार ये बढ़ता भी जा रहा है, और ये
दो दो तीन तीन गलियां छोड़ के, या हमारे आप रिलेटिव भी इस तरह के स्टेटस लगा रहे हैं या बता रहे हैं कि कोविड से डेथ हो गई है या ये काम हुआ है, तो नो डाउट इसको डेंजरस समझना चाहिए, सीरियस भी लेना चाहिए, और एसओपी भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हैं उनको आपको यानी कि एडमायर करना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए अपने आप पे। ये सिर्फ बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल नेशन के हमारे लिए फायदा है, जितना जल्दी हम करेंगे तो आगे हम इससे निकल पाएंगे। नो डाउट ये खत्म नहीं होना, लेकिन इसके साथ ही हमें जीना है, तो इस हिसाब से हमें रहना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच बशीर, थैंक यू फॉर योर टाइम। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से और एक दूसरे मुल्क में रहते हुए हमें टाइम दिया और हमें टेक्निकल स्किल्स की इम्पोर्टेंस बताई, सऊदी अरब के हवाले से अपनी स्टोरी शेयर किया। तो थैंक यू सो मच गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। फिर हम कल एक नए गेस्ट के साथ एक नए टॉपिक को लेकर आएंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी बशीर, थैंक यू सो मच। इसी तरह दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।